गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। क्या हालचाल? हाउ इज द जोश? ऑल इज वेल? मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप लोगों तक? माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? वंडरफुल। आई एम विजिबल? आई एम विजिबल? ओके, नाइस। तो आज तो मॉर्निंग में ही आपकी क्लास लग गई है। हाँ, सभी लोग रेडी हैं? स्टार्ट किया जाए सेशन। होमवर्क तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, आई होप। होमवर्क कंप्लीट है? S1, O2। अभी याद रखना कि O2 को भी साथ ही साथ करते चले जाना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि O2 में बाद में करूंगा, क्योंकि O2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं और SCB के जो भी क्वेश्चंस हैं वो अभी मैं क्लास में ही डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा भाई। आप लोग बिल्कुल भी बैकलॉग्स क्रिएट ना करें। अगर आपने थोड़ा भी बैकलॉग क्रिएट करने का प्रयास किया और फ्रिक्शन जैसे चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको मैकेनिक्स में फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एनएलएम ऑफ फ्रिक्शन, ये कहने के लिए आप 2 चैप्टर बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरा एक ही चैप्टर तो है। फ्रिक्शन में बस एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस हो गया है, लेकिन उसके अलावा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, इक्वेशंस लिखना, ये सारी चीजें तो आप एनएलएम में भी किया करते थे। सब कुछ सेम ही है। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं ना, ये फिजिक्स के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। आसान भी है, लेकिन बस वही बात है कि क्लास में आपको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होकर के सुनना होगा। एक भी क्लास मिस नहीं करनी, क्योंकि क्लास में बताई गई एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो हो सकता है आपको किसी बुक में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है? सभी लोग अपनी वीडियोस को प्लीज ऑफ कर लीजिएगा। तो प्लीज ये मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्लासेस को मिस कर रहे हैं, ठीक है? या मिड में ही क्लासेस को छोड़ करके चले जाते हैं। मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक IITian का ये एटीट्यूड तो नहीं हो सकता, ठीक है? कि मतलब क्लासेस मिस कर दी,
या क्लासेस हम बाद में देख लेंगे। एक बात हमेशा याद रखना कि लाइव क्लास अगर आपने उसी वक्त देख ली तो उस समय आपके समझने की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर उसी क्लास को आप बाद में देखेंगे भाई तो डेफिनेटली आप उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। लाइफ में एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर आप जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये थोड़ा ना है कि बस सीधे उठ के चले आए और मैदान में पहुंच गए और वी आर एक्सपेक्टिंग कि भैया आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सोच रहे हैं मतलब कितने प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक एक क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक जेई एस्पिरेंट के लिए। हर एक क्लास में पढ़ाया गया एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपकी रैंक डिसाइड करता है। ऐसी बहुत सारी अनगिनत कहानियां हैं जिसमें स्टूडेंट के अगर 4 नंबर ज्यादा आ जाते तो शायद उनका कट ऑफ पार हो जाता और शायद वो किसी अच्छी आईआईटी में पहुंच गए होते। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जैसा उन स्टूडेंट्स के साथ हुआ ऐसा ही आपके साथ हो। उनको भी मैंने बहुत समझाया, लेकिन उनका कैजुअल एटीट्यूड था, सर एक ही क्लास तो मिस करी है, सर एक क्लास नहीं करी तो क्या फर्क पड़ता है। भैया एक एक क्लास, वो बोलते हैं ना तिनका तिनका जोड़ करके ये घर बनता है। इसी तरीके से हर एक दिन छोटे छोटे एफर्ट्स ही आपके क्यूमुलेटिव एक बहुत बड़ा अफेक्ट क्रिएट करते हैं। आपको शॉर्ट टर्म में लगता होगा अरे सर क्या फर्क पड़ता है, नहीं बेटा आपको नहीं पता, आपने तो अभी तैयारी करना शुरू करी है ना। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे थोड़े और बड़े होते जाएंगे, जब आप 12th क्लास में पहुंचेंगे तब आपको जाकर के समझ में आएगा कि हाँ क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसा आपका एटीट्यूड है ना बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही एटीट्यूड पता है किसका था, जो आपके सीनियर्स हैं जो अभी इस समय 12th क्लास में, जिसको हम लोग एंथ्यूज बोलते हैं, उनका सेम एटीट्यूड था। वो लोग भी आपकी तरह थे कि मन किया तो क्लासेस कर ले, नहीं किया तो नहीं की, बैकलॉग्स क्रिएट कर लिए और ये सोच रहे हैं कि बाद में इकट्ठा कंप्लीट कर लूंगा, संडे को बैठूंगा सारा कंप्लीट कर लूंगा। बिल्कुल वही सेम एटीट्यूड था जो आप लोगों का है। फिर वो ऑफलाइन क्लासेस में आए, फिर उनको पढ़ने का मौका मिला, फिर उनको धीरे धीरे अपनी गलतियां समझ में आई और रियलाइज हुई। फिर वो रिग्रेट कर रहे थे कि सर हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। ठीक है, अब तो वही वाली बात है कि अगर एक बार गलतियां कर चुके हो तो वो तो तुमने जीवन का बहुत बड़ा पाप कर दिया। इस बात का विशेष ध्यान रखें भाई, मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लासेस को आप तवज्जो दें। ठीक है, लाइफ में आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपसे क्वेश्चन कितनी जल्दी बन जाते हैं, इन सब की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए कि यार कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। तो ये पैदा करो अपने अंदर। मुझे तुम्हारे फेज में ये जो जुनून है ना आईआईटी को लेकर के, जिसको मैं पागलपन बोलता हूँ, वो पागलपन सच में मुझे पता है बहुत कम दिखाई देता है। मुझे नहीं पता कि आपके, हो सकता है शायद आपके कुछ और ऑल्टरनेटिव प्लान्स हो, क्या ऐसा है क्या? आपने ये सोचा हुआ है कि चलो कोई बात नहीं आईआईटी में नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, ऐसा कुछ है क्या? ये सोच रखे हो क्या दुकान ही लगाओगे, कि ठेला ही लगाओगे आइसक्रीम का या टमाटर का? देयर इज सम अदर प्लान्स, यू कैन शेयर विद मी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपके कोई और प्लान्स हैं। सपोज हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट शायद फोर्सफुली पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय मेरी क्लास शुरू हुए कितने देर हो गई, लगभग 10 मिनट हो गए ना, है ना? लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, और अभी धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे, आराम से चलेगा ये प्रोसेस, ये आराम से चलेगा धीरे धीरे। ठीक है, और आराम से अभी आधे घंटे बाद ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये आपका पता है क्या शो कर रहा है, ये आपका डिसिप्लिन और आपका जज्बा शो कर रहा है। अगर मैं किसी चीज के लिए मेरे अंदर पागलपन है तो बहुत रेयरली ऐसा कभी होगा कि मैं लेट हो जाऊं, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो भाई अपने हिसाब से देख लो, कुछ और प्लान है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान आईआईटीएन नहीं होता, ये भी बात आपको पता ही होगी, है ना?
चौराहे पर हलवाई की दुकान खोल करके भी जो लोग बैठे हुए हैं वो भी लाइफ में सक्सेसफुल है। ठीक है, सक्सेसफुल होने के लिए आईआईटीएन होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके कुछ और प्लान्स हैं तो उनको करो, लेकिन जो भी करो मन लगा करके करो यार। लेकिन एक बात याद रखना, आईआईटी में जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप इंजीनियर बन जाएंगे, या आईआईटी की प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक इंजीनियर बन जाएंगे। एक आईआईटीएन अपनी लाइफ में, ये तो लाइफ का एक पहला टैग होता है, और जब वो कॉलेज में जाता है तो अपने आप को इतना एक्सप्लोर करता है ना, और उसके इतने सारे फ्रेंड्स, इतने टैलेंटेड फ्रेंड्स, इतने सीनियर्स मिलते हैं और इतनी सारी बिग बिग अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, कि उसे कॉलेज में जाने के बाद एहसास होता है कि यार हाँ, ये जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है आईआईटी कॉलेजेस किसकी वजह से फेमस है? एक सवाल, आईआईटी कॉलेजेस किसकी वजह से फेमस है? क्या वहां पे पढ़ाई बहुत धांसू होती है भाई साहब, एकदम अलग ही लेवल पर रिसर्च होती है? क्या आपको ऐसा लगता है क्या? अगर आपको ऐसा लगता हो कि भाई वहां पे एकदम अलग ही लेवल होता होगा और पूरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ लैब्स में रहना पड़ता होगा, रिसर्च होती होगी और कुछ बहुत बड़ा हो रहा होगा, अगर ऐसी गलत फहमी है तो दूर कर लो। मुझे भी ऐसा लगा करता था जब मैं जेईई की प्रिपरेशन करता था, मुझे भी बेटा ऐसा ही फील होता था जब मैं जेईई की प्रिपरेशन करता था। लेकिन आईआईटी इतना फेमस क्यों है? हिंदुस्तान में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन वाई इतना बड़ा ये मतलब टैग क्यों बना हुआ है? पता है क्यों? इसके पीछे रीजन है इन्वायरमेंट। वहां पे जो भी आपको सीनियर्स मिलेंगे, जो भी वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो भी आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, मतलब इन्वायरमेंट इतना जबरदस्त। दूसरी बात भाई साहब, इतने बड़े बड़े ऐसे ऐसे फंक्शंस होते हैं, फेस्ट होते हैं, मतलब इतनी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि एक आईआईटीएन कुछ भी बन सकता है। चाहे तो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, और चाहे तो सड़क पर झाड़ू लगाने वाला भी बन सकता है। मतलब ये वाइड रेंज है, प्लस इंफिनिटी से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक वो लाइफ में जो करना चाहता है वो कर सकता है। एक्सप्लोर करने के लिए इतना सब कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और पैसे की तो बात ही मत करो, पैसा तो मेरे को लगता है सेकंड प्रायोरिटी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत की जाए आज के सेशन की। सब लोग तैयार हैं? नाश्ता वास्ता करके आए हो? एक तो तुम इतने कमजोर लोग हो ना, बीच में चिल्लाने लगते हो, सर भूख लग गई, सर चाय पीनी है, ये पीना है, वो पीना है। बहुत यार तुम्हारे सब। अब तो कुछ लोग जो कोटा आ रहे हैं, या जो लोग कोटा आने वाले होंगे या आ चुके हैं, भाई साहब इज्जत बहुत मिल रही होगी घर में। ऐसा लग रहा होगा, अंदर से फील आ रहा होगा कि हम ही बस बादशाह हैं यहाँ पे, फुल इज्जत रिस्पेक्ट मिल रही होगी। ऐसा लग रहा होगा जैसे बॉर्डर पे ही जा रहे भाई लोग। एकदम एकदम वैसी वाली फील आ रही होगी कि बस वो वाली मूवी देखी ना, कभी खुशी कभी गम। भाई बेटे, और बेटे मैं जानता हूँ तुम लोगों को जहाँ थोड़ी सी इज्जत मिलने लग जाए ना, वहां तुम्हारे भाव भी बढ़ जाते हैं, तुम स्टाइल भी बहुत मार रहे होगे। माँ वगैरह बोलती होगी कि बेटा ध्यान रखना अपना, है ना, बादाम खाया करना, जूस पिया करना, ज्यादा किसी से मत मिलना, ज्यादा दोस्ती मत करना। और तुम मन में क्या सोच रहे होगे? मैं यही तो करने जा रहा हूँ, मैं घर पे रह करके बहुत परेशान हो गया था। है ऐसा है क्या? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि माँ भी साथ रहेगी, ये बहुत जरूरी है। माँ साथ रहेगी तो पक्का है, कम से कम उनकी फ्लाइंग चप्पल का तुम्हारे ऊपर कुछ असर तो रहेगा। माँ जो भी बोलती है, माँ की बात माना करो, ठीक है? माँ की बात के पीछे कभी लॉजिक मत ढूंढा करो। चले भाइयों, आगे स्टार्ट किया जाए। माहौल सेट, ऑल इज बैक। माहौल सेट है, ऑल इज बैक है। चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम्स किए थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी था। ठीक है, आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, नेट कांटेक्ट फोर्स। ठीक है,
और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वैसे तो ये सारी बातें हम चैप्टर के शुरू में भी बता सकते हैं, लेकिन चैप्टर के शुरू में क्या होता है कि स्टूडेंट्स की उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो पहले हम क्या करते हैं कि बच्चे को कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि फ्रिक्शन बहुत आसान है ना, और फिर जब आपसे क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाती है, फिर हम इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, नेट कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, अगर आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, मैंने वहां पे एक स्टेटमेंट बताया था कि जितनी नंबर ऑफ सराउंडिंग्स होती हैं उतने नंबर ऑफ फोर्सेस लगते हैं। क्या वो याद है? जितनी नंबर ऑफ सराउंडिंग्स होती हैं उतने नंबर ऑफ फोर्सेस लगते हैं। शायद याद हो, याद करो एक बार, नहीं तो नोट्स खोल करके देखो, पेज पलट करके। स्टेप नंबर 2 लिखा हुआ है जहां पर आपको एनएलएम पढ़ाया गया था वहां पर। लेकिन यार वो वाला फंडा तो यहाँ गलत हो जाएगा। अगर तुम उस लॉजिक से सोचोगे तो बेटा वो फंडा तो यहाँ गलत हो जाएगा। तुम कहोगे क्यों? तो जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्लू क्लास में बैठा हुआ है, ऑफलाइन की पहली क्लास है, माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है, एकदम सही। ठीक है, बिल्लू ने कहा कि अब तो सीधे आईआईटी बॉम्बे ही जाएंगे और एकदम काफी हाईली एनर्जेटिक है। बिल्लू ने कहा सर मुझे एक डाउट आ रहा है। मैंने कहा हाँ बताओ। कि सर आप कुछ भी पढ़ा देते हो। मैंने कहा बिल्लू कंट्रोल करो, आराम से बात करो। कि सर आपने कहा था कि एक सराउंडिंग एक फोर्स लगाएगी, तभी तो जितनी नंबर ऑफ सराउंडिंग्स होंगी उतने फोर्स लगेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कहा था, लेकिन सर मुझे अब ये डाउट आ रहा है, मान लो इस ब्लॉक पे मैंने ये फोर्स लगाया और यहाँ पर फ्रिक्शन, यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन। तो सर अभी सरफेस तो यहाँ पे दो फोर्स लगा रही है ना। मैंने कहा कैसे बेटा? ये देखो सर, सरफेस से एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तुम सही बोल रहे हो। और सर यहाँ पर सरफेस से एक फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, आपने सिखाया इस चैप्टर में। अगर ये सरफेस रफ है तो यहाँ से फ्रिक्शन भी लगेगा। तो सर ये फ्रिक्शन किसने लगाया? बिल्लू ने पूछा। मैंने कहा सरफेस ने लगाया। नॉर्मल किसने लगाया? मैंने कहा सरफेस ने लगाया। सर फंस गए ना आप ही। सरफेस मतलब ये एक सराउंडिंग और ये दो फोर्स लगा रही है। आपने तो कहा था कि एक सराउंडिंग एक फोर्स लगाती है। मैंने तो सर देखो आपके कॉन्सेप्ट को हिला दिया। चिंटू खोसा एकदम माहौल समझ रहे हो, बढ़िया बना दिया ऐसा। बिल्लू रॉक्स आर वे शॉक्ड। अब क्या करें? मैंने कहा कि यहाँ पर एक बात थी जो हम मिसिंग कर रहे हैं। मैंने कहा ये तुम्हें इस तरीके से पढ़ाया जरूर जाता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपको जरूर ऐसे पढ़ाया जाता है कि देखो ये नॉर्मल फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगा, फ्रिक्शन फोर्स किसी एंगल पे लगा। लेकिन एक्चुअली में रियलिटी में पता है क्या होता है? रियलिटी में तो सरफेस एक ही फोर्स लगाती है और वो फोर्स किसी एंगल पर लगाएगी। मान लो ये फोर्स है, एक मिनट, ये रहा। अभी क्या हो गया भाई? दिस इज, मैंने इसको आर से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है बेटा? आर से रिप्रेजेंट किया है। और ये पता है आर क्या है? नेट कांटेक्ट फोर्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरफेस ने तो ये आर ही फोर्स लगाया था। इस आर का वर्टिकल कंपोनेंट या सरफेस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसका नाम हमने नॉर्मल रख दिया, और इस आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो सरफेस के टेंजेंशियल होता है उसका नाम हमने फ्रिक्शन रख दिया। मतलब एक्चुअली में जरा बात को समझने की कोशिश करें कि जो नॉर्मल और फ्रिक्शन है ना, वो सरफेस के द्वारा लगाए गए फोर्स के ही दो कंपोनेंट हैं। पढ़ाने के लिए हमें अलग अलग पढ़ाया गया, लेकिन अब मैं आपको फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं, सरफेस ने तो एक ही फोर्स लगाया जो कि इस डायरेक्शन में लगाया, और इसका जो रिजल्टेंट है, मतलब ये नेट कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं, और जो सरफेस के अलोंग होता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या ये बात समझ आ रही? अगर आपसे बेटा ये पूछा जाए कि आर की वैल्यू बताओ क्या होगी, अगर आपसे पूछा जाए आर की वैल्यू क्या होगी, क्या आप बता सकते हैं? आर इज द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल एंड द फ्रिक्शन फोर्स। आर इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन फोर्स। इज इट क्लियर? इसी आर को क्या बोला जाता है? नेट कांटेक्ट फोर्स। हमेशा याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन अभी आपके
रेस में भी आया होगा, वहां पे आपसे ये पूछा था कांटेक्ट फोर्स बता दो, तो कुछ लोगों को लगता है नॉर्मल पूछा गया है, कुछ लोगों को लगता है फ्रिक्शन पूछा गया है। लेकिन अगर वो कांटेक्ट फोर्स पूछ रहा है तो बेसिकली वो आपसे रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन पूछ रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये जो आपने यहाँ पर ये आर जो बनाया है नेट कांटेक्ट फोर्स, ये नॉन नेट कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, किसके साथ? नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है भाई? इंटरेस्टिंग बात, नाम तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, नाम तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, लेकिन ये एंगल कांटेक्ट फोर्स का किसके साथ है? नॉर्मल के साथ है। अब आपको लग रहा होगा सर ये नाम ऐसा क्यों रखा गया? भैया कभी कभी नामों के पीछे लॉजिक्स नहीं होते हैं। अब मान लो यहाँ पर एक भाई साहब है, उनका नाम है संस्कार मेहता। अब नाम तो संस्कार मेहता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया भाई साहब बहुत संस्कारी होंगे, भाई साहब अपने माँ बाप की सारी बातों को मानते होंगे। तो कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि नाम बिना लॉजिक के रख दिए जाते हैं। तो आप इस बात पे मत जाइएगा कि नाम के पीछे लॉजिक है। वैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, उस लॉजिक को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। लेकिन आपको पहले समझना ये जरूरी है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है। सभी लोग बताएं एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन को मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये क्या है? एंगल बिटवीन आर एंड द नॉर्मल फोर्स। क्या भाइयों समझ में आ रहा है? क्या लग रहा है भाई? चीजों को आप आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? और मैंने सुना है कि तुमने कंपोनेंट वगैरह करना आता है, वेक्टर तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, और वो फिजिक्स का आखिरी वो चैप्टर था जो तुम्हें समझ में आया था। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर 10 लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकते हो? 10 लैम्डा की वैल्यू बताओ क्या लिख सकते हो? पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जल्दी से बताना। 10 लैम्डा बराबर क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है? फ्रिक्शन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 10 लैम्डा की वैल्यू फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स होगी? क्या इसको हम डिब्बे के अंदर बंद कर दें? एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। क्या ये बात क्लियर है? क्या भाइयों ये बात क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि 10 लैम्डा बराबर फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल दिया हुआ, एक बात बताना, लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? ये देखो, जब फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आप मान लो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या नॉर्मल फोर्स चेंज होगा क्या? जल्दी बताना। अगर आपने फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया, क्या नॉर्मल पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या भाई? क्या हम कह सकते हैं नॉर्मल तो अभी mg के बराबर ही रहेगा इन दैट सिचुएशन? अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? जल्दी से बताओ। फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा? कब तक बढ़ेगा? जल्दी बताना। जब तक फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर नहीं पहुंच जाता। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो जब वो लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंचेगा, मतलब जब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू एस इंटू नॉर्मल। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू नॉर्मल होगी जब ये मैक्सिमम होगी? तो उस समय बोल सकते हैं कि 10 लैम्डा भी मैक्सिमम होगा, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है 10 लैम्डा मैक्सिमम बराबर म्यू एस नॉर्मल बटे नॉर्मल, एंड दैट इज व्हाट म्यू एस। ये मत सोचना कि 10 लैम्डा की वैल्यू म्यू एस होती है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई साहब एंगल ऑफ फ्रिक्शन लैम्डा है तो 10 लैम्डा क्या होगा, तो क्या तुम म्यू बता दोगे क्या? जल्दी बताओ, मुझे पता है तुम लोग ये गलती करने वाले। जल्दी बताओ क्या तुम क्या करने वाले हो, जल्दी बोलो। अगर आपसे कोई बोले कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है तो क्या आप 10 लैम्डा की वैल्यू म्यू के बराबर बता दोगे क्या? ये तो वही बात हो गई, आपसे कोई पूछे कि भाई साहब कितना फ्रिक्शन लग रहा है, क्या आप म्यू एस एन बोल देते हो क्या? म्यू एस एन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फ्रिक्शन। क्या मेरे गरीब भाई बंधु ये बात समझ पा रहे हो? उसी तरीके से अगर 10 लैम्डा बराबर म्यू एस बोल रहा हूं तो इट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या आपको कुछ बातें समझ में आ रही हैं? क्या आप चीजों को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं?
अब ये बात मैंने बिल्लू को जब बताई तो बिल्लू को ये बात समझ आ गई, लेकिन बिल्लू को फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगा करती थी और वो फिजिक्स का बहुत अच्छा एस्पिरेंट था। उसने कहा सर समझ तो आ गई, लेकिन सर एक बात मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। मैंने कहा क्या? मैंने कहा सर एक बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि सर ये फोर्स जो सरफेस है वो एंगल पे कैसे लगा रही होगी। मैंने कहा पिंटू डाइजेस्ट सॉरी बिल्लू, डाइजेस्ट अगर तुम्हें करना है तो उसके लिए तो तुम्हें चूरन खाना पड़ेगा सस्ता वाला। क्यों भाई, खाना पड़ेगा या नहीं खाना पड़ेगा ना? मैंने कहा लाओ भाई अभी डाइजेस्ट करा देते हैं। हमने कहा फिजिक्स के हर सवाल का जवाब है हमारे पास, लेकिन हर सवाल का जवाब सही वक्त पे दिया जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जहां पे मैंने दो सरफेस बनाई थी। क्या कुछ याद आ रहा है? याद करो, जिनको नहीं याद आ रहा वो एक बार पेज पलट के देखो। तो जरा ध्यान से देखना, मान लो ये नीचे वाली सरफेस है ना, ये अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये नीचे वाली सरफेस जो अभी तुम्हें बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रही है, अच्छा वाला माइक्रोस्कोप लेकर के आओ और उस माइक्रोस्कोप से सरफेस को बहुत अच्छे से देखो। क्या ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगी या यहाँ पे कुछ अप एंड डाउन, मतलब पीक्स और ग्रुप दिखाई देंगे, थोड़ी उबड़ खाबड़ दिखाई देगी? अब क्या करो, दूसरी वाली सरफेस जो ब्लॉक की सरफेस है वो भी अप एंड डाउन होंगे, तो ब्लॉक की सरफेस भी इस तरीके से होगी, लाइक दिस। क्या बात समझ आ रही है भाई? ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें यहाँ पर? क्या आपको ऐसा फील आ रहा है भाइयों कि ये वाली चीज आपने पहले कभी देखी थी? जल्दी बताना। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाली चीज आपने कभी देखी थी? क्यों बेटे? और कंबोज साहब क्या हालचाल? माहौल सेट, ऑल इज बैक। कोल्ड वेल्डिंग, इंटरलॉकिंग, बड़े बड़े टर्म्स का यूज किया गया था, याद करो। बहुत बढ़िया। अब देखना, जहां पर कांटेक्ट है तुमने इस पे फोर्स लगाया, जैसे ही तुमने फोर्स लगाया तो ये वाली जो सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये ब्लॉक की सरफेस है। ये सरफेस थोड़ा आगे जाना चाहेगी, थोड़ा सा आगे शिफ्ट होना चाहेगी या नहीं आएगी? तो पता है क्या है, जहां जहां पर दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे वहां पे फोर्स लग रहे होंगे। वहां पे क्या लग रहे होंगे? फोर्सेस लग रहे होंगे। जैसे कि मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे फोर्स इधर लग रहा है R1, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इधर R2, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है R3, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है R4, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है R5, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है R6। इनका डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। जहां जहां पर कांटेक्ट होगा वहां पे फोर्स लग रहा होगा, जहां जहां पे कांटेक्ट होगा वहां पे फोर्स लग रहा होगा। और इन सब का रिजल्टेंट अगर मुझसे पूछा जाए सरफेस नेट फोर्स क्या लगा रही है, तो मैंने उसको बोला R, और R इज व्हाट? R इज द रिजल्टेंट ऑफ R1, R2, R3, R4, जितने भी होंगे, जितने भी पॉसिबल हैं। जैसे मैंने यहाँ पे R1 से R6 तक रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके के इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे। ऐसे 6 फोर्सेस मैंने दिखाए, लेकिन ये सरफेस तो बहुत सारे पॉइंट्स पे कांटेक्ट में होगी, ठीक है? तो उन सबका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो R के बराबर होगा। क्या कुछ फील आई आपको? क्या आपको कोई फील आई? क्या सरफेस नॉर्मल लगाती है या फ्रिक्शन लगाती है? जल्दी बताएं, एक साथ बताएं। सरफेस नॉर्मल लगाती है, फ्रिक्शन लगाती है? हम ये कहेंगे सरफेस तो R लगाती है। अगर कोई कल आपसे पूछ ले, कोई फिजिक्स का आपको अच्छा स्टूडेंट पूछ मिल जाए और आपसे ये पूछे भाई साहब ये नॉर्मल बताना क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये नॉर्मल क्या है, तो क्या मैं बोल सकता हूं नॉर्मल इज द कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स? क्या भाई लिख रहे हो आप लोग मेरे साथ? नॉर्मल इज व्हाट? कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या ये मैंने सही लिखा है? जल्दी देख के बताओ, आराम से बताओ, देख कर बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर कल कोई आपसे कोई अच्छा स्टूडेंट मिल जाए, अगर आपसे कोई एक अच्छा स्टूडेंट मिल जाए और आपसे पूछे कि नॉर्मल क्या होता है, तो हम ये कहेंगे कि सरफेस के द्वारा जो नेट कांटेक्ट फोर्स लगाया गया उसका वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है उसे नॉर्मल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अगर आपसे कोई फ्रिक्शन पूछ ले, अच्छी अच्छी किताबें अगर देखोगे तो अच्छी अच्छी किताबों में यही डेफिनेशन लिखी होती है। फ्रिक्शन
फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन भी इज द कंपोनेंट ऑफ R. This is what net contact force parallel to the surface. Net contact force parallel to the surface. क्या भाइयों सब कुछ क्लियर है या साफ है? क्या भाइयों सब कुछ क्लियर है या साफ है? क्या समझ गए? एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सरफेस जो है वो आपका आर लगाता है, जिसको मैं कांटेक्ट फोर्स बोल रहा हूं, और कांटेक्ट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। हाँ, अगर सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है, अगर सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, और जो आर है आर वही किसके बराबर हो जाता है? नॉर्मल के बराबर हो जाता है। वो स्पेशल केस हो गया जब सरफेस क्या होगी? परफेक्टली स्मूथ होगी। चलिए आगे बढ़े, ऑल इज क्लियर, आगे बढ़ा जाए। सवाल करोगे इस पर? देखिए आपके लिए दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल आपको निकालना आता है, फ्रिक्शन आपको निकालना आता है। जिसको नॉर्मल और फ्रिक्शन निकालना आता है, क्या वो इन सवालों को सॉल्व कर सकता है? जिसको नॉर्मल और फ्रिक्शन निकालना आता है, क्या वो इन सवालों को सॉल्व कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। जरा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक 5 kg का ब्लॉक है बेटा, म्यू एस का वैल्यू 0.5 है, म्यू एस का वैल्यू 0.5 है और म्यू के का वैल्यू 0.4 है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि नेट कांटेक्ट फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा अगर फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन है तो। अगर फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन है तो क्या होगा? समय शुरू होता है आपका अब, 1 मिनट का समय। जब तक देखते हैं भाई क्या कर रहे हैं आप लोग। गलत मत निकालना, पिटोगे नहीं तो बता दिया मैंने तुम्हें। सबसे पहले तो ये बताओ कि फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन कितना लगेगा? क्या आपको फ्रिक्शन निकालना आता है? फ्रिक्शन निकालने का तरीका तो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कितना? 50। क्या मैक्सिमम वैल्यू 25 आ रही है? काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल लो। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? 0.4 इंटू 50 एंड दैट इज व्हाट 20। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जब आपने फोर्स 20 न्यूटन का लगाया तो क्या इस समय फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? जल्दी बताओ, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? नहीं करेगा। और अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन उतना लगता है जितनी जरूरत है। क्या स्टैटिक लगेगा? लो भाइयों, मेरा तो सवाल सॉल्व हो गया। अब आपके बारे में नहीं पता, मुझे पता है कुछ लोगों ने गलती कर दी होगी। फ्रिक्शन लगेगा 20 न्यूटन और नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है? वो तो 50 लग रहा है। क्या खत्म हो गया? आर की वैल्यू आ गई क्या? रिजल्टेंट 50 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 10√29। सही लिखा है क्या? क्या 10√29 सही है भाइयों? अच्छा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी पूछा गया। ये तो बहुत आसान, एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो आपको निकालना आता ही होगा। 10 लैम्डा बराबर फ्रिक्शन की वैल्यू 20, नॉर्मल की वैल्यू 50। क्या इसको 2/5 लिखते हैं? मुझे नहीं लग रहा कि इस सवाल में किसी को कोई डाउट है। क्यों मेरे गरीबों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई है? क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं भाई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और पार्ट करोगे इसका? एक और पार्ट करोगे? एक और पार्ट बता दो जल्दी से फिर। अगर फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन होती, अगर फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन होती तो आपका आंसर क्या होता? अगर फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन होती तो आपका आंसर क्या होता? वंडरफुल, वंडरफुल। काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर बता दिया है, शानदार। इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। बताओ बेटा सूर्यांश बेटे, तुम्हारा सूर्य कब उदय होगा?
जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से आंसर सेम आ रहा है भाई। अगर फोर्स की वैल्यू 30 होगी तो भी आंसर सेम ही आएगा। पता नहीं आपका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि अगर आपका फोर्स 30 है तो ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। अगर 30 न्यूटन का फोर्स लग गया इस पर तो ये ब्लॉक मूव करेगा, और अगर ये ब्लॉक मूव करा तो ये आप जानते हैं कि उस केस में स्टैटिक लगता है या काइनेटिक लगता है। स्टैटिक लगता है, काइनेटिक लगता है। मूव करेगा तो हम जानते हैं, अब तो सीख गए होगे। अब तो तुम क्या, तुम्हारे घर में आसपास में जो भी दीवारें होंगी वो भी सीख गए होंगी। काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक की वैल्यू भाइयों मैं पूछना चाहूंगा क्या कांस्टेंट होती है, क्या म्यू के इनटू नॉर्मल होती है? अरे तेरी भाइयों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में भी फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी आ गई जितनी ऊपर वाले केस में आ रही थी। क्या मैं आंसर डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूं क्या, 10√29, और लैम्डा की वैल्यू सीधे सीधे 10 इनवर्स ऑफ 2/5 लिख दूं? किसी को कोई तकलीफ? क्या लग रहा है भाई, इस तरीके के अगर सवाल आपके सामने आ जाए तो देखते ही छोड़ दोगे क्या? अरे देखते ही छोड़ दोगे या फोड़ दोगे? जल्दी बताओ। सुलटा देना भाइयों, क्या सुलटा पाओगे? अबे मैंने सुना कल तुमने अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया, बम ब्लास्ट कर दिया। ये सब मत करो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारा फोकस कहीं और रहता है। मुझे मालूम है तुम तालिबानी लोगों से मिले हुए हो भाई साहब, मुझे तो तुम लोगों से डर लग रहा है। पता चले यहाँ आकर के भी तुमने ब्लास्ट करना शुरू कर दिया कोटा में, तो सबसे पहले मुझे पता है अगर ब्लास्ट करोगे तो सबसे पहले मुझे ही उड़ाओगे तुम, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, जिसने तुम्हें बहुत डांटा है, हर बात पर डांटा है। तो सबसे पहले बदला मुझसे ही लिया जाएगा। पहला निशाना मैं ही तो नहीं हूँ कहीं तुम्हारा। कहीं तुम कोटा इसीलिए तो नहीं आ रहे हो अपने मकसद को पूरा करने के लिए? चलिए भाई आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिएगा भाई, सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, मात्र 25 पैसे का सवाल। देखिएगा जरा ध्यान से। एक 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, ये सब नहीं दिया हुआ म्यू व्यू, ठीक है। रफ सरफेस पर रखा हुआ है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ब्लॉक रेस्ट पर है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ब्लॉक रेस्ट पर है। आपसे पूछा जा रहा है नेट कांटेक्ट फोर्स exerted by the inclined surface। अब मिश्रा जी जल्दी से आंसर बताओ। बढ़िया भाई, आदित्य का आंसर आ गया है, वंडरफुल। नेट कांटेक्ट फोर्स exerted by inclined surface। वाह भाई वाह, सवाल का जवाब काफी लोग निकाल रहे हैं। प्रयास करो, कोशिश करो। वंडरफुल। कुछ लोगों का सही भी आ रहा है, कुछ लोगों का लेकिन गलत आ रहा है। गलत का पता नहीं क्यों गलत आ रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं सर डेटा इनसफिशिएंट है। भाइयों ऐसे लोगों का क्या किया जाए? जल्दी बताना भाइयों, ऐसे लोगों का क्या किया जाए जो ये कह रहे हैं डेटा इनसफिशिएंट है? क्या इन्हीं को उड़ा दिया जाए? क्या इन्हीं को उड़ा दिया जाए बॉम्ब लगा करके? भाइयों दिल पे लेने की जरूरत नहीं है भाइयों, नहीं तो सोचो कि सर कह रहे थे उड़ा देना, घर पे बोल दिया, पता चले पेरेंट्स आगे मुझसे कि अरे आपने बच्चों से ऐसा क्यों बोल दिया। भाइयों ऐसा तो नहीं करोगे तुम लोग? भाइयों मेरा आंसर आ गया, आपके बारे में पता नहीं चल रहा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। नेट कांटेक्ट फोर्स जो आ रहा है वो मेरा 20 न्यूटन आ रहा है। नेट कांटेक्ट फोर्स 20 न्यूटन आ रहा है। इस सवाल का जवाब दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड, लॉजिकल मेथड। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ से नॉर्मल लग रहा होगा, देखना जल्दी से फटाफट। यहाँ से नॉर्मल लग रहा होगा, रेस्ट पर नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी? नॉर्मल की वैल्यू बताओ जल्दी से, किसके बराबर होगी? ये तो पता होगा, mg cos थीटा, mg cos 37। क्या मैं इसको 16 न्यूटन लिख दूं? बहुत अच्छे। एक बात बताना, क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा भी लग रहा होगा? इसकी वैल्यू 12 है। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फ्रिक्शन कितना लगेगा।
अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? क्या उतना लगेगा जितनी जरूरत है? क्या उतना लगेगा जितनी जरूरत है? कितने लोग कह रहे हैं कि सर फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर लगेगा? जल्दी बता दो, कितने लोग कह रहे हैं कि फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर लगेगा? अगर भाई साहब जो ये कह रहा है कि म्यू एन के बराबर लगेगा, या जो 16 म्यू बोल रहे हैं, ये कौन है 16 म्यू वाला? रुको अभी पकड़ता हूँ इसको। भाई साहब ये अर्चित जैन। बेटा जैन साहब, तुम्हारा तो पक्का है, तुम्हें तो नाले में उठा के हम फेंकेंगे। जब साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि ब्लॉक रेस्ट पर है तो स्टैटिक लगता है, और स्टैटिक उतना लगता है जितनी जरूरत है। भाइयों इसको रोकने के लिए कितनी जरूरत है जल्दी बताएं इंक्लाइंड प्लेन पर? क्या इसको रोकने के लिए हमें 12 न्यूटन ही चाहिए? क्या फ्रिक्शन 12 लगेगा? जो लोग यहाँ पे फ्रिक्शन 16 म्यू लगा रहे हैं, इनके साथ क्या किया जाए? आप लोग बताएं, वही किया जाएगा, जल्दी बताओ। इन लोगों के साथ क्या किया जाए जो लोग यहाँ पे 16 म्यू लगा रहे हैं? क्या तालिबान की टीम में इनको एंटर करा दिया जाए? क्या तालिबान भेज दिया जाए भाई इनको? चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ जल्दी से, मेरे को ये बात समझ में आ गई कि फ्रिक्शन की वैल्यू है 12, नॉर्मल की वैल्यू है 16। क्या मेरा कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। क्या ये बात समझ आ रही है? और अगर आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी पूछ लिया जाता, क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल पाते? क्या भाई आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल पाते? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर क्या लिखते हैं? 10 लैम्डा बराबर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? 12/16। अरे भाई ऐसा लग रहा है अच्छा वाला एंगल आ रहा है, 3/4 ऐसा लग रहा है, पहले कभी देखे थे क्या? लैम्डा की वैल्यू 37 डिग्री आ गई। क्या 37 डिग्री आ गई या नहीं आ गई? अरे चमका कि नहीं चमका? चलिए इसका एक और मेथड बता रहा हूं, देख लीजिएगा ये मेथड भी। सेकंड मेथड, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास देखते ही आ जाता। इस सवाल का जवाब तो मेरे पास देखते ही आ जाता। तुम कह रहे होगे कैसे आ जाता सर? देखिएगा बहुत सिंपल सा सवाल है। अरे भाई ये गोला क्यों बन गया? भाइयों मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, भाइयों मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कितनी सराउंडिंग है? एक, कौन है वे? एक नहीं, दो सराउंडिंग है। एक वो सराउंडिंग जो कांटेक्ट में है, सरफेस, और एक वो सराउंडिंग जो कांटेक्ट में तो नहीं है लेकिन उसका फोर्स लगता है, दैट इज व्हाट? तुम्हारी धरती माँ, जो फोर्स हमेशा लगाएगी। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर दो सराउंडिंग है? अर्थ की वजह से फोर्स नीचे लग रहा होगा 20, अर्थ की वजह से नीचे फोर्स लग रहा होगा 20। एक बात बताओ, सरफेस एक फोर्स लगाएगी, लगाएगी या नहीं लगाएगी? और अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है और इस ब्लॉक पे दो ही फोर्स लग रहे हैं तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो गारंटी है इस बात की कि जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा वो कांटेक्ट फोर्स जस्ट mg के अपोजिट लग रहा होगा, और इसकी वैल्यू भी 20 ही होगी। क्या बोला सर? सर सुनने में बहुत अच्छा लगा लेकिन समझ नहीं आया। क्या समझ आया कि नहीं आया भाइयों? क्या मैं दोबारा से रिपीट करूं? मैंने कहा देखो बेटा, दो ही लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक सरफेस लगा रही है और एक धरती माँ लगा रही है, और ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, तो इसका मतलब है कि नेट कांटेक्ट फोर्स mg के बराबर होगा और अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट। भैया एक बात बताओ, mg का फोर्स तो हमेशा नीचे ही लगेगा ना? धरती माँ का प्यार तो सबके साथ एक जैसा ही है, mg का फोर्स तो हमेशा नीचे ही लगेगा। अब जो भी सरफेस फोर्स लगा रही होगी वो सरफेस को फोर्स ऐसे लगाना है कि इसको कैंसिल आउट कर पाए, और इसको कैंसिल आउट करने के लिए कैसे लगाना पड़ेगा? तुम खुद समझदार हो, बता दो। इक्वल एंड अपोजिट, खत्म। क्या समझ आई बात? अगर ब्लॉक रेस्ट पर है तो यहाँ पर हम ये कंडीशन बोल सकते हैं। और खास बात, इंटरेस्टिंग बात, ये तुमने जो लैम्डा निकाला था, जो तुम लैम्डा निकाल करके बैठे थे, तुम्हें याद होगा भी लैम्डा निकाले थे कि नहीं निकाले थे? तुम लैम्डा से भी चेक कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट आ रहा है। नॉर्मल और वर्टिकल लाइन के बीच का ये एंगल उतना ही होगा जितना इंक्लाइन के बीच का एंगल है। कितना? 37 डिग्री। देख लो। क्या मेरी बात समझ आई? क्या भाई मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? फिजिक्स में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
जैसे ये बात बोली बिल्लू एकदम से चरणों में आ गया कि गुरुजी आपके चरण कहाँ है। मैंने कहा चरण वरण बाद में, बैठे रहो। गुरुजी आपके चरण कहाँ है। मैंने कहा शांति से बैठो, कंट्रोल रखो फीलिंग्स पे भाई। मुझे तो डर लग रहा है कि पता चले चरणों के बहाने चरणों में पड़े और वहीं पे बॉम्ब लगा के गुरुजी को उड़ा दिए। इसलिए भैया मैं दूर रखता हूँ भाई, है ना, चरण वरण में पढ़ने नहीं देता, पता चले सुसाइड बॉम्बर निकले भाई, है ना। तो भाई दूरी बना करके रखो, कोविड का टाइम है, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। लोगों को कोविड से डर लगता होगा, मुझे तुम्हारे बॉम्बों से डर लग रहा है भाई। क्या आगे बढ़ा जाए, क्या भाई माहौल सेट है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो देखिए नेट कांटेक्ट फोर्स पे इतनी सिंपल सी चीजें आती हैं, बस एक टॉपिक बहुत छोटा सा है, जिसको नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स निकालना आता है वो कांटेक्ट फोर्स निकाल सकता है। और आज के बाद अगर पूछा जाए कि सरफेस ने कितने फोर्स लगाए हैं, तो आप ये मत बोलना सरफेस ने 2 फोर्स लगाए, मेरी बेइज्जती करा दो। पूछा जाए सरफेस ने कितने फोर्स लगाए, तुम कहोगे सरफेस ने फोर्स 1 लगाया है, लेकिन उसके 2 कंपोनेंट हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट का नाम हमने नॉर्मल रख दिया और दूसरे कंपोनेंट का नाम हमने फ्रिक्शन रख दिया। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ। नेक्स्ट टॉपिक, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंगल ऑफ रिपोज। इतना आसान टॉपिक है, मार्केट में किताबों में पता नहीं इस टॉपिक को बहुत बड़ा बना दिया था। मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों बनाया जाता है। मुश्किल से वैसा 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में तुम्हें समझ आ जाएगा कि एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या होता है। क्या देखें, देखिए मान लीजिए ये आपके पास कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक, और इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर आपने एक ब्लॉक को रखा, और मान लो अभी ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है। अभी बेटा ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, मेरी बात समझ आ रही? अब हमने क्या किया, ये जो एंगल है, ये एंगल हमने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। भाई आपको क्या लग रहा है, अगर ये एंगल बढ़ाते जाएंगे तो एक समय तो ऐसा आएगा ना जब ये ब्लॉक स्लिप करना शुरू कर देगा। अरे आएगा या नहीं आएगा, जल्दी बताना। अगर ये एंगल बढ़ता जा रहा है भाई, अगर ये एंगल बढ़ता जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं अपने घर में, ठीक है। सपोज आपके पास आपका मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन को इस तरीके से हाथ में रखिए और फिर क्या करिए, हाथ को इस तरीके से ऊपर लेकर के जाइए, धीरे 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 धीरे, तो एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन बढ़ेगा। एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। पहले तो मोबाइल रेस्ट पर रहेगा, पहले तो मोबाइल रेस्ट पर रहेगा, लेकिन आफ्टर अ सम टाइम एक एंगल ऐसा आएगा ना जिस एंगल पे जाकर के ये ब्लॉक जस्ट स्लिप करना शुरू कर देगा। भाई लोग कह रहे हैं कि सब मोबाइल टूट जाएगा। मोबाइल की तुम्हें ज्यादा चिंता है, एंगल ऑफ रिपोज की चिंता नहीं है तुम्हें। क्या ये बात समझ आ रही है? मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, जब ये जस्ट स्लिप करना शुरू करेगा, जब इसमें स्लिपिंग की टेंडेंसी डेवलप होगी, उस समय फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, जल्दी से बताएं। लोग कह रहे हैं काइनेटिक, काइनेटिक वाले कौन है भाई? क्या हम ये कह सकते हैं उस समय जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा? क्या ये हम कह सकते हैं उस समय जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, मान लो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू। तो सुनो, एंगल ऑफ रिपोज अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या होता है, तो हम कहते हैं ये इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल है जहां पर जस्ट स्लिपिंग होना स्टार्ट होती है। क्या मेरी बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई भाई? अगर आपसे कोई पूछ ले एंगल ऑफ रिपोज कौन सा एंगल है, तो तुमने इंक्लाइंड प्लेन का एंगल बढ़ाना शुरू किया, एक एंगल ऐसा आएगा ना जिस पर जस्ट ये स्लिप करना शुरू करेगा, तो वो एंगल जिस पे जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट होती है उसी को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिपोज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिपोज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। जैसे मेरी बात खत्म हुई, बिल्लू एकदम से उछल के खड़ा हो गया। बिल्लू ने कहा कि ये बात तो समझ आ गई, लेकिन क्या सर इसकी कोई वैल्यू भी होती है क्या? हमने कहा क्या हम वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक बात बताओ, अगर ये वाला थीटा एंगल ऑफ रिपोज हुआ, मतलब इस वाले एंगल पे जाके जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है, तो एक बात मैं जानना चाहूंगा, क्या अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है? क्या नीचे mg sin थीटा लग रहा है भाई?
क्या mg sin थीटा लग रहा है? ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा सरफेस से, और नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg cos थीटा के बराबर। और पीछे लगेगा फ्रिक्शन। क्या मैं ये कह सकता हूं जब स्लिपिंग स्टार्ट होगी तो फ्रिक्शन इस समय लिमिटिंग लग रहा होगा? क्या फ्रिक्शन इस समय मैक्सिमम लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? जल्दी बताओ। तो जस्ट स्लिपिंग वाली कंडीशन पे क्या कहेंगे? स्लिप करना कब शुरू करेगा? जब आगे वाला फोर्स जस्ट पीछे वाले फोर्स के बराबर हो जाए। क्या लग रहा है? क्या मैं कोई रॉकेट साइंस यूज कर रहा हूं क्या? क्या मैं कोई रॉकेट साइंस यूज कर रहा हूं क्या? क्यों मौलिक साहब, जल्दी बताएं, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये वही वाली कंडीशन होगी, ऐसा तुमने पहले भी किया है। मान लो कोई ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हो और उस पर तुम फोर्स लगा रहे हो, और मैं पूछूं बताओ ये कब मूव करना शुरू करेगा? तो तुम क्या बोलते थे? जब F की वैल्यू जस्ट फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाए। अरे किया या नहीं किया? क्या वही F का काम यहाँ पे mg sin थीटा कर रहा है? क्या वही F का काम यहाँ पे mg sin थीटा कर रहा है? mg का sin थीटा कंपोनेंट इस ब्लॉक को नीचे लेना चाहता है, लेकिन फ्रिक्शन इसको रोकना चाहता है। और एंगल ऑफ रिपोज मैक्सिमम एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का, जब तक ब्लॉक स्लिप नहीं किया। बताना ये वैल्यू कितनी आ रही है? क्या हम कह सकते हैं जस्ट mg sin थीटा की वैल्यू म्यू s इंटू नॉर्मल फोर्स होगी? बेटा mg से mg कैंसिल, ऐसा लग रहा है जैसे tan थीटा r बराबर म्यू s आ गया। ये तो वही आ गया जैसा वहां आ रहा था, इसलिए याद रखना इसको आसान है, लेकिन उसका इससे लेना देना नहीं है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? एक हाथी है, एक घोड़ा है, ठीक है? लोग सोचते हैं इसका मतलब है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर एंगल ऑफ रिपोज होता है। अबे एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक अलग चीज है, एंगल ऑफ रिपोज एक अलग चीज है। अब हाथी को घोड़े से कंपेयर मत करो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि एंगल ऑफ रिपोज हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? कोई ये कहे कि सर डेफिनेशन बता दो इसकी, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या आप ये डेफिनेशन लिखना चाहेंगे? मैं इसको ऊपर स्लाइड कर देता हूँ। मैं इसको भाई ऊपर स्लाइड कर देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना। अगर आपने एससीबी पढ़ी हो तो एससीबी में ये दिया होगा, है ना? मैंने आपको एससीबी पढ़ने के लिए बोली थी। अगर आप लोग एससीबी पढ़ते हैं और मेरे बताए हुए शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये सब मैंने पढ़ा है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, पढ़ना है इस स्टेटमेंट को। इट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ अ इंक्लाइंड सरफेस फॉर विच ब्लॉक डज नॉट स्लिप। एक तरीका तो ये है बोलने का, ये वो मैक्सिमम एंगल है जिस मैक्सिमम एंगल तक ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। या फिर इसी चीज को बोलने का एक और तरीका है, ये वो मिनिमम एंगल है जिस पे जस्ट ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। वर्ज ऑफ स्लिपिंग का मतलब समझते हो? जस्ट ब्लॉक स्लिप करने वाला है। वर्ज का मतलब ये याद रखना, ये फिजिक्स की लैंग्वेज है। जब भी ऐसा लिखा हो ना वर्ज ऑफ स्लिपिंग, तो याद रखना इस समय जस्ट ब्लॉक स्लिप करने वाला है। और वर्ज ऑफ स्लिपिंग का मतलब इतना याद रख सकते हो कि इस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो लिमिटिंग लग रहा होगा। मतलब तुमने थोड़ी सी ऊंच नीच कर दी, सो ये ब्लॉक विल स्टार्ट टू मूव। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक बात बताओ, यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिपोज निकाला है, क्या ये एंगल ऑफ रिपोज इस बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है? चाहे इस बॉडी का मास 1 kg होता, चाहे इस बॉडी का मास 1000 kg होता, चाहे इस बॉडी का मास 1,05,000 करोड़ kg होता, तो भी क्या एंगल ऑफ रिपोज मास पे डिपेंड करता? क्या भाई आप लोग खुद देख पा रहे हैं वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मास वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? जल्दी बताएं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर। क्या ये बात क्लियर? क्या भाई ये बात क्लियर है? क्या फील आ रही है? क्या आज के बाद अगर किसी ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया जाए तो तुम देखते ही बता दोगे कि वो ब्लॉक स्लिप करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है, बता देंगे। ये कौन सा बड़े रॉकेट साइंस? क्या तुम देखते ही बता दोगे? मान लो तुम्हारा ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है थीटा आर की वैल्यू, ये थीटा आर की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। कितनी आ गई? जल्दी बताओ। 45 डिग्री आ गई। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 45 से कम होगा तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर 45 से कम होगा तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। और अगर 45 से ज्यादा हो गया
45 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ब्लॉक मूव करेगा। क्या ये बात क्लियर? क्या आज के बाद आपको अगर कहीं एंगल ऑफ रिपोज पूछा जाएगा निकाल पाओगे? चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ रिपोज जो है वो मास ऑफ ब्लॉक पर डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, किताबों में बहुत सारे अलग अलग केसेस दिए होते हैं। ये केसेस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा नीचे स्लाइड कर देते हैं। केस नंबर 1, चलो देखिएगा ध्यान से। केस नंबर 1, अगर थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है, थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, जो कि कुछ भी हो सकता है, और थीटा का आर क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। एक बात बताओ, अगर थीटा की वैल्यू थीटा आर से कम या उसके बराबर हुई, इस केस में ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? केस नंबर 1, अभी पता चल जाएगा तुमने क्या सीखा। ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, अगर थीटा की वैल्यू थीटा आर से कम हुई, मतलब इंक्लाइन प्लेन का एंगल एंगल ऑफ रिपोज से कम हुआ, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्या लिख दूं यहां पर मैं, मूव नहीं करेगा, क्या लिख दूं भाइयों? और बेटा अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0। एक बात बताओ, इस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा, इस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा, अभी पता चल। ओहो, अर्पित श्रीवास्तव तुम्हें पकड़ के बहुत पीटेंगे हम, बता रहे। अर्पित श्रीवास्तव बोल रहे हैं यहाँ पर म्यूएस इनटू एन। श्रीवास्तव साहब बेइज्जती मत कराओ अपनी। क्या हम ये कहेंगे उतना लगेगा जितनी जरूरत है? एक बात बताओ, क्या हम ये कहेंगे कि अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही है तो फ्रिक्शन उतना लगेगा जितनी जरूरत है? और स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। नीचे कितना लग रहा है, mg sin थीटा। और बेटा अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन अभी स्टैटिक नेचर का होगा और ऊपर लग रहा होगा और उतना लग रहा होगा जितनी जरूरत है। कि जो लोग अभी भी आंसर म्यूएस इनटू एन दे रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर मान लो थीटा की वैल्यू थीटा आर से कम है तो फ्रिक्शन अभी mg sin थीटा के बराबर होगा। फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर होगी, क्योंकि उतना लगेगा जितनी जरूरत है और स्टैटिक होगा। क्या बोला जा सकता है भाई? क्या भाई बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता, जल्दी बताएं। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा चलिए, अगला केस आपके सामने रखा हुआ, केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 में क्या होगा, ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा आ गया, मान लो एंगल ऑफ रिपोज है 45 डिग्री और मान लो ये वाला एंगल है आपका 50 डिग्री, तो मूव करेगा? मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मूव करेगा तो स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? क्या काइनेटिक लगेगा? क्या ये एक्सेलरेट करेगा? और अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो जल्दी से बताएं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो जल्दी से बताएं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ये देखो वशिष्ठ साहब, पगला गए हो क्या तुम बिल्कुल ही? कोई बोल रहा है म्यू जी, कोई बोल रहा है जी साइन थीटा। पागल लोग हैं यार ये लोग, कहां से आते हैं इतने गरीब लोग। क्या करूं यार इन लोगों का, जल्दी कोई बताए यार। ये लोग एक्सेलेरेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। mg sin थीटा नीचे लगेगा, ऊपर लगेगा कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक। काइनेटिक की वैल्यू क्या होगी, म्यू के इंटू नॉर्मल। नॉर्मल तुम्हें समझ में आ रहा होगा, mg cos थीटा के बराबर होगा। क्या इसी वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू के mg cos थीटा। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a। बताओ, पढ़े लिखे हो, समझदार हो। एक्सेलरेशन इधर है, खींचने वाला फोर्स mg sin थीटा, रोकने वाला फोर्स म्यू के mg cos थीटा। न्यूटन लॉ लगाना आता है कि भूल गए सब? सब भूल गए भाई लोग, लग रहा है मुझे। mg sin थीटा माइनस म्यू के इंटू नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू क्या है बेटा, mg cos थीटा। दिस इज द नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास से मास गए घर। तो जरा ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू g sin थीटा
माइनस के म्यू के जी कॉस थीटा आ रही है। क्यों वशिष्ठ साहब, कैसे काम चलेगा वे? फ्रिक्शन को खा गए तुम क्या भाइयों? ये आंसर आ रहा है। अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो आंसर आपका जी साइन थीटा माइनस म्यू के, ये भी याद रखना, ये म्यू एस नहीं होगा। अगर कहीं पे म्यू एस और म्यू के दिया हो तो याद रखना काइनेटिक लग रहा है तो ये म्यू के जी कॉस थीटा होगा। भाइयों मेरा एक सवाल है आपसे, एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सेलरेशन है क्या ये मास पर डिपेंड कर रहा है क्या? अगर मैं यहाँ पर चाहे 1 kg का ब्लॉक रख दूं या फिर यहाँ पे 1000 kg का ब्लॉक रख दूं, क्या सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? क्या सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? एक्चुअली में अगर फील्ड से आंसर दोगे तो फील्ड तो ये कहती है सर 1000 kg का जल्दी आएगा नीचे। फील्ड तो तुम्हारी यही कहेगी सर 1000 kg का बहुत भारी है जल्दी नीचे आएगा, और सर 1 kg का हल्का है वो धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन फील्ड कहाँ गई भाई? फील्ड कहाँ गई भाई? फील्ड गई तेल लेने। फील्ड से हमें क्या करना? हम तो फिजिक्स से आंसर देंगे। हमने कहा फिजिक्स से हमने निकाला नीचे वाला फोर्स mg का साइन थीटा, ऊपर वाला बोल म्यू के mg cos थीटा। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? m वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, और m वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया तो इस इंक्लाइंड प्लेन पर चाहे 1 kg का ब्लॉक रखा हो चाहे 1000 kg का ब्लॉक रखा हो, क्या सबका एक्सेलरेशन सेम होगा? अगर ये मूव कर रहे हैं क्या सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा भाई? क्या वो जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी cos थीटा होगा? अगर सेम इंक्लाइन प्लेन पर रखा गया है तो इसका मतलब है चाहे इस इंक्लाइन प्लेन पर चींटी स्लिप मार रही हो या हाथी स्लिप मार रहा हो, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो, क्या सबका एक्सेलरेशन सेम आएगा? अगर इस एक्सप्रेशन को याद रख पाओ तो रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर याद रख पाओ तो रख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आगे बढ़ा जाए भाई? क्या ये बात क्लियर है? एक और बात बताना, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जिस सरफेस का म्यू ज्यादा होगा मतलब म्यू के, क्या उस सरफेस पर एक्सेलरेशन कम होगा? क्या ये समझ पा रहे? जैसे जैसे म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो रोकने वाला फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। बस याद रखना, आगे सवाल करेंगे और क्लियर हो जाए। तो जब भी, अब याद रखना, अब देखो इंक्लाइन प्लेन पर ये दो ही कंडीशन हो सकती है। क्वेश्चन पूछने वाला आपको बताएगा थोड़े ना कि ब्लॉक मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। वो आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। आप क्या करो, एंगल ऑफ रिपोज निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा? एंगल ऑफ रिपोज निकाल लो और चेक करो कि एंगल ऑफ रिपोज इंक्लाइन प्लेन के एंगल से कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है या फिर ज्यादा आ रहा है। उस समय तुरंत पता चल जाएगा, या तो केस नंबर 1 होगा या केस नंबर 2 होगा। ये दो ही केस हो सकते हैं भाई। क्या लग रहा है भाई, हवा लग रही है या सारे बाउंसर्स जा रहे हैं? क्या तुम भी इंडिया की टीम की तरह हो रहे हो क्या? बिल्कुल ही। क्या भाई तुम इस समय इंडियन टीम बन गए हो क्या? बिल्कुल ही 78 पे ऑल आउट होने की कगार पे हो। बेटा इंडियन टीम वाले कह रहे हैं भैया बारिश करवा दो, कुछ तो करवा दो, बेइज्जती होने वाली है। इंडियन टीम भी बिल्कुल आपकी जैसी है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक पूरा स्कोप है भाइयों के पास। पिछले मैच में जबरदस्त, इस मैच में 78 ऑल आउट, देख रहे हो? मतलब वो बिल्कुल आपके जैसा है, और आईटी भी बिल्कुल ऐसा ही है भाई, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ा जाए भाई, क्या आगे बढ़ा जाए भाई? क्या ये पूरी पिक्चर तुम्हें क्लियर हो गई है? क्या आज के बाद देखते ही बता दोगे इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो मूव करेगा या नहीं करेगा? क्वेश्चन करोगे? सुलटा दोगे? अच्छा चलिए, ये रहा सवाल आपके सामने। जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे पहले चेक करो कि ये मूव करेगा या नहीं करेगा। करेगा मूव कि नहीं करेगा? ये देखो कौन है, टंडन साहब कह रहे हैं नहीं करेगा। टंडन साहब किस स्कूल में पढ़े हो तुम? तुम तो अच्छे बच्चे हो टंडन साहब, ऐसे कैसे काम चलेगा यार? कैसे चेक करें? ये रहा 37 डिग्री एंगल। tan 37 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? tan 37 की वैल्यू बताओ कितनी होती है?
क्या 3/4 होती है? 3/4 को क्या मैं 0.75 लिख सकता हूँ? बहुत अच्छे। एंगल ऑफ रिपोज की बात कर लेते हैं। क्या एंगल ऑफ रिपोज याद है क्या आपको? tan थीटा r किसके बराबर होता है? वो म्यू के बराबर होता है, और म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि tan थीटा की वैल्यू ज्यादा है या tan थीटा r की वैल्यू ज्यादा है? क्यों टंडन साहब, 0.75 ज्यादा है या 0.5 ज्यादा है? टंडन साहब टन टनाटन कर देंगे, जल्दी से बता। ओ हो, अच्छा, आपको यही नहीं पता कि 0.75 में और 0.5 में कौन ग्रेटर है? कहाँ, कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं? क्या भाई आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1037 ज्यादा है? क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर होगा? यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर होगा? मूव करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बताओ। दौड़ेगा भाई, दौड़ेगा, जबरदस्त दौड़ेगा, मूव करेगा, बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया भाइयों? इसके बाद मुझे ऐसा लगता है ये गरीबों के लिए बचा हुआ है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई? अच्छा, तुम क्या सीधे 37 डिग्री को 0.5 से कंपेयर कर रहे थे क्या? क्यों भाई, बिल्कुल ही गरीब हो गया, बिल्कुल ही। सौमल्य, थोड़ा सा दिमाग का यूज करो यार, तुम उछलते बहुत हो लेकिन जवाब बहुत गंदे देते हो। तुमने देखा tan 37 की वैल्यू ये है, tan थीटा आर की वैल्यू ये है, तो ऑब्वियस सी बात है tan थीटा 7 इज ग्रेटर देन थीटा आर आ रहा है। सवाल खत्म हो गया, एक लाइन का आंसर है। क्या एक्सप्लेनेशन बता दोगे? जी साइन थीटा tan साइन 37 माइनस 0.5 इंटू जी कॉस 37। बताना भाई कितना आ रहा है? मेरे हिसाब से 2 आ रहा है, मेरे हिसाब से 2 आ रहा है, आपके बारे में पता नहीं। फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस, ये तो बहुत आसान है, काइनेटिक लगेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? म्यू एम जी कॉस थीटा। कितना आ रहा है फ्रिक्शन? कितना लग रहा है? 8 न्यूटन। क्या क्लियर है भाई? देखो यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन निकाला, अब पता है एक्सेलरेशन आ गया, आपको दिखाई दे रहा है क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ ये सॉरी, ये 20 होगा एम जी। तो क्या पागल है क्या? बिल्कुल सही तो लिखा है, जी लिखा है। कौन है ये नालायक? सही तो लिखा है नालायक, जी साइन थीटा। जी की वैल्यू 10 होती है, 20 नहीं होती है। तो कौन है यार ये लोग? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? क्या हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? तो आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ ले जाएगा। अब इस पर आपसे पता है काइनेमेटिक्स के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितनी देर में नीचे आ जाएगा, इसको कितना टाइम लगेगा, इतने समय बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अगर इस तरीके के सवाल आ जाएं तो देखते ही छोड़ दोगे क्या? क्या मुझे कराने की जरूरत है क्या ऐसे सवाल? तुम खुद बताओ, क्या ऐसे चूरन चूरन सवाल कराने की जरूरत है क्या? आपको अगर एक्सेलरेशन निकाल लिया तो आपसे काइनेमेटिक्स का जो भी पार्ट पूछा जाए क्या सॉल्व कर सकते हो? कर लोगे पक्का? बस हो गया खत्म। चेक कर पाओगे आज के बाद? चेक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? देखो यहाँ पे एक चीज लिख लेना, ये ऑब्वियस सी बात है, ये तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा। जरा इस बात को देखना, केस नंबर 1 दिख रहा है, थीटा इज लेस देन और इक्वल हुआ, दोनों तरफ अगर tan थीटा लगा दूं, दोनों तरफ अगर मैं tan थीटा लगा दूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, लेस देन और इक्वल टू थीटा। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, जल्दी बताओ ये। और तुम्हें पता है tan थीटा आर की वैल्यू बताना क्या होती है? थीटा आर एंगल ऑफ रिपोज है, tan थीटा आर की वैल्यू क्या होती है? म्यू होती है। तो ऐसे बोला जा सकता है ना कि tan थीटा अगर लेस देन और इक्वल टू म्यू एस हुआ तो केस नंबर 1 है। देख लो नंदी साहब, नहीं चमका, फैल गए रायते की तरह। इसके अलावा यहाँ पे देखो ध्यान से,
अगर दोनों तरफ टेन थीटा लगा दोगे तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, आप यहाँ लिख सकते हो अगर टेन थीटा म्यू से ज्यादा हुआ म्यू एस से तो ब्लॉक मूव करेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो कितने गरीब लोग। चंदन बाबू लगता है तुमने मुलाकात नहीं करी है डैश डैश से। चंदन बाबू बोल रहे हैं अगर थीटा ऑब्ट्यूज हुआ तो भाइयों ये बताओ क्या एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है। चंदन बाबू कह रहे हैं कि अगर थीटा ऑब्ट्यूज हुआ। चंदन बाबू बड़ी देर बाद बोले और उन्होंने कमाल की बात बोल दी है। भाइयों ये बोल रहे हैं कि थीटा अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो एक बात पूछना चाह रहा हूं, अगर थीटा ऑब्ट्यूज हुआ मान लो ये एंगल इसकी जगह, ये कह रहे हैं कि सर ऑब्ट्यूज हुआ, मतलब ऑब्ट्यूज का मतलब ये एंगल हुआ। अबे नालायक तो ये वाला इंक्लाइन प्लेन का एंगल लोगे या ये वाला लोगे। चंदन बाबू तुम्हें चंदन लगाना पड़ेगा बेटा, तुम्हें चंदन लगाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से चंदन बाबू बहुत देर बाद मिले हैं, मुझे लगता है चंदन बाबू को डैश डैश से मिलवाना पड़ेगा। क्या भाई क्या लग रहा है तुम्हें, मुलाकात करवा दी जाए इनकी। भैया क्या इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑब्ट्यूज ले सकते हैं। अबे ऑब्ट्यूज क्यों लोगे, फिर ये छोटा वाला एंगल ले लेना ना भाई गरीबों। लोग पूछ रहे हैं सर ये सिलेंडर लेंस में क्या फिल किया जाएगा, वो तो भाई तुम अपने हिसाब से फिल कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी चॉइसें होंगी भाई। चलो आगे बढ़ा जाए। क्या तैयार हो अगला सवाल करने के लिए। हाँ भाई अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। ये अभी करोगे। चलो होमवर्क दे देते हैं, घर से करके लाना है इस सवाल को, ठीक है। अभी डिस्कशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाई, डिस्कशन कर लिया जाए। ठीक है भाई ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। डिस्कशन कर लेते हैं। चारा चंदन सोच रहा होगा गड़बड़ हो गई, बड़ी मुश्किल से तो एक डाउट पूछे थे सर से और सर ने तो गजब बेइज्जती की है। हाँ भाई जल्दी से आ जाओ, S1 पे आ जाओ फटाफट। भाई S1 पे आ जाओ फटाफट, सॉल्व करके आए हो कि नहीं करके आए हो ये बता दो। तुम नहीं करके आए हो तो बता दो भाई। तुम लोग सॉल्व करके आए हो कि नहीं आए हो, सॉल्व करना शुरू कर दो। नहीं आए हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस पे ध्यान से देखना। कौन कौन सा क्वेश्चन दिया था, 20 तो हो गया होगा। क्या 20 हो गया भाई, क्या ऐसा लग रहा है 20 वाला क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो क्लास नोट्स में किया था। बहुत अच्छे। 21 में डाउट है क्या, क्या 21 में डाउट आया, किसको डाउट आया, एक बार बताए तो सही मुझे, किसको डाउट आया है। तुमको डाउट आया है, कौन है ये, चलो बता दे रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन भाइयों ऐसा नहीं लग रहा है कि 21 वाला क्वेश्चन जैसा सवाल हम कर चुके हैं, बस उसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। एनएलएम जैसा ही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, अभी तुरंत हो जाएगा। ये वाली सरफेस रफ है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लॉक जो है वो नीचे मूव कर रहा है। आपको ये बात तो समझ में आती होगी कि अगर ये वेज फिक्स है, इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा और उस नॉर्मल को बैलेंस कौन कर रहा होगा, स्मॉल mg cos थीटा। अब जल्दी से बताना क्या मैं इस वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूँ। O2 भी डिस्कस करूंगा भाई अभी यहीं पर, ठीक है। क्या इस वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बना दें। एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस वेज पे नॉर्मल फोर्स इतना लग रहा है, देखिएगा ध्यान से। ये नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, जिस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आपको पता है स्मॉल mg cos थीटा। ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। एक बार बताओ नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा। क्या नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा होगा। और नॉर्मल, ये नॉर्मल किसने लगाया है,
ब्लॉक ने लगाया है, मैंने नहीं लगाया भाइयों। किसने लगाया है? ब्लॉक ने लगाया है। और एक बात बताओ, नॉर्मल का एक और कंपोनेंट होगा, एन कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये मूव करना चाहेगा, लेकिन इसको रोकने के लिए यहाँ पे कौन होगा? फ्रिक्शन, जो कि इसको रोकेगा। लेकिन ध्यान से देखना, यहां से लगने वाले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू नॉर्मल, लेकिन ये वाला नॉर्मल ये वाला नहीं होगा, इसको N1 बोलो। ये कौन सा वाला नॉर्मल होगा? जो सरफेस से लग रहा है, यहां से जो लग रहा है ऊपर की दिशा में, जिसको मैंने N1 बोल दिया। और नीचे क्या लगेगा? क्या ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें? ऐसा हमने पहले भी कभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। तो जल्दी से बताओ, क्या तुम N1 की वैल्यू बता सकते हो? ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। जल्दी से देखें यहाँ पे N1 की वैल्यू को क्या लिखेंगे? क्या मैं यहाँ पर N1 की वैल्यू को mg प्लस n cos थीटा लिख सकता हूँ? क्या mg प्लस n cos थीटा लिखा जा सकता है? भाइयों क्या लग रहा है, क्या सवाल खत्म हो गया है क्या? क्या भाइयों आपको ऐसा नहीं लग रहा आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स करता है? आगे वाला फोर्स बराबर n sin थीटा की वैल्यू को बराबर कर दो म्यू एस इंटू N1, और N1 की वैल्यू कितनी है? कैपिटल mg प्लस n cos थीटा। क्या इसके बाद आगे तुम लोग खुद सॉल्व कर पाओगे या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? क्या इसके बाद खुद सॉल्व कर पाओगे या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ब्लॉक और वेज के बीच में फ्रिक्शन है क्या? नहीं है बेटा फ्रिक्शन, ये स्मूथ है सरफेस। लिख लेना इसको क्वेश्चन, ये वाली सरफेस तो स्मूथ है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो O2 पर आ जाते हैं। O2 पे आ जाएं, करके आए हो O2? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, किसी को डाउट? क्या सेम क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं भाइयों? क्या क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं? बताने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं बताने की जरूरत है भाई। चंदन बाबू से सारे सवाल हो गए भाई, तालियां बजा दी जाए एक बार। चंदन सोच रहा होगा सर तो पीछे ही पड़ गए। चंदन भाई बुरा तो नहीं लगा तुमको? चंदन भाई अगर बुरा लग रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपन और ऐसे ही करेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें जल्दी से। O2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, एक लाइन का क्वेश्चन है भाई। किसका मास पूछा गया? मिनिमम मास। ये बताना जल्दी से, किसका पूछा है? सी का मिनिमम पूछा है। एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ इतना ऑब्जर्व करूं, इतना, तो ऐसा नहीं लग रहा? ऐसा सवाल कल हमने किया था जिसमें एक ब्लॉक के आगे एक छोटा ब्लॉक था और मैंने पूछा था कि ये बताओ कि इस पे मिनिमम फोर्स कितना लगाएं कि ये दोनों साथ साथ चलें। याद करो, क्लास इलस्ट्रेशन में है, कल कराया आपको। और आप लोगों ने आंसर भी सही निकाला था, उसमें ये आंसर आया था आपका G/μ। देखो ध्यान से, पेज पलट के देखो फटाफट। तो G/μ कैसे आया था? वो तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन भाइयों खत्म हो गया। यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T। बी का मास कितना दिया हुआ है? बी का मास कितना है? 2m। ए का मास कितना है? m। एक बात बताओ, अगर ये दोनों साथ चल रहे हैं, अगर ये दोनों साथ चल रहे हैं, क्या इन दोनों को सिस्टम लिया जा सकता है? क्या उन दोनों को सिस्टम लिया जा सकता है? इस सिस्टम पे बाहर से लगने वाला फोर्स कितना है? टेंशन। टोटल मास क्या है? 3m। जल्दी बताओ, क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि टेंशन बराबर 3m इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? G/μ। G/μ कैसे आया ये आप निकाल सकते हैं। मुझे तो याद था क्योंकि मैंने कल ही निकाला था। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उसी फंडा से जैसे हमने कल निकाला था। क्या टेंशन आ गई भाई?
ये देखो इसात, सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाओगे? बेटा ये पढ़ लो पहले, तब नेक्स्ट की बात कर लेंगे, पहले ये तो खत्म कर लो। क्या बात बोलते हैं सर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाओगे? भाई बताओ, तुम बता दो, जो तुम बोलोगे वो करवा देंगे। क्या सेमीकंडक्टर पढ़ा देंगे नेक्स्ट चैप्टर में? है गजब टोपी वाले हो गए यार। मतलब ऐसे सोच रहे हैं जैसे कि सर अपनी इच्छा से जो मन करेगा वो पढ़ा देंगे। जैसे कि सर से बोला गया कि वाह सर बताइए क्या पढ़ना चाहेंगे आप लोग। आपसे पूछ लूंगा भाई कि साथ भाई, आपसे पूछ लूंगा आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा देंगे इनको, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या लगता है? एक बार ऐसा करेंगे, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपसे पूछ लेंगे कि भाई आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, और आप बता देना, आप जो बोलेंगे वो पढ़ा देंगे। ठीक है, रॉकेट साइंस पढ़ा दें इनको। चलिए इसात भाई, बच्चों को ये लगता होगा गलती से गलती हो गई, कभी कभी ऐसा फील आता होगा ना, सर गलती हो गई, क्षमा कर दो सर, क्षमा कर दो सर, गलती हो गई। चलिए आगे देखते हैं। एक बात बताओ, हमें सी की बात करनी है। क्या हमें ये पता है जो इसका एक्सेलरेशन होगा वही सी का एक्सेलरेशन होगा, जी बाई म्यू? क्या तुम सी के लिए इक्वेशन लिख सकते हो? क्या तुम सी के लिए इक्वेशन लिख सकते हो? नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर यहाँ से टी की वैल्यू उठा के पुट कर दें, क्या इसको सॉल्व करके तुम्हें ये निकालना आता है? मैंने सुना है मैथ्स तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में तुम्हें सारे फॉर्मूले याद हो गए हैं, फॉर्मूले देखते ही तुमसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि ये तो तुम निकाल ही लोगे। क्या भाई निकाल पाओगे? क्या भाई निकाल पाओगे इसके आगे, ये बताओ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए भाई। ये था O2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? O2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 था। चलिए आगे बढ़े, माहौल सेट है भाई, सबको समझ में आ रहा है एकदम। ये कन्याएं नहीं दिखाई देती हैं आजकल, कन्याएं लग रहा है पढ़ना छोड़ दिए क्या? आंसर बहुत कम आ रहे हैं इन कन्याओं के। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तो पूछ ही मत लेना। जिसको क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है उसके साथ क्या किया जाए? तालिबान भेज दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में किसी को डाउट है क्या? ओके, 7th भी हमने किया ही है कल, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है। तो मेरे को उम्मीद है कि O2 भी हमारी डिस्कस हो चुकी है। O2 के भाई तुम्हारा लेवल बहुत बढ़ गया यार, O2 के क्वेश्चन भी कर लेते हो तुम। O2 के क्वेश्चन में भी तुम्हें डाउट नहीं आता? वाह भाई वाह, मेहनत कर रहे हो या ऐसे ही है? गजब यार, मेहनती हो गए हो अब तुम वही लोग ना जो वेक्टर में मुझको रुला दिए थे। वेक्टर में तुमसे एक भी सवाल नहीं बनता था, अब तुम इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए? अच्छा अच्छा, मेरे साथ रहने का असर है। चलो बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़े भाई। क्या लगता है रेस पे आ जाए? रेस पे, रेस ओपन कर लो भाई, 31। हाँ भाई, इसी में एक्सप्लेन कर दो सॉल्यूशंस में। देख लेते हैं, जो लगेगा अलग से बताने की जरूरत है उसको अलग से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर बताओ किस में डाउट है? 1 में किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, 2 में डाउट आ रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है। एक बार ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो। एक बार ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो, चलो। पढ़ लिया? ठीक है। एक बात बताओ, हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हमें किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए? उसका बनाना चाहिए जिसका मास है। अब जिसका मास नहीं है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के करोगे भी क्या? तो ऊपर वाली स्प्रिंग का मास है, नीचे वाली स्प्रिंग का? ऊपर वाली स्प्रिंग का मास है, नीचे वाली स्प्रिंग का मास है? नीचे वाली स्प्रिंग का मास है। क्या मैं नीचे वाली स्प्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं? देखना ध्यान से, नीचे वाली स्प्रिंग का मास कितना दिया हुआ है? m। तो एक बात बताओ, क्या इस पे हम कह सकते हैं कि नीचे के डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा होगा? और इसके अलावा कोई फोर्स? हाँ एक और फोर्स है, F फोर्स से खींचा भी जा रहा है, तो नीचे के डायरेक्शन में mg प्लस f लग रहा होगा। और यहाँ पे कौन फोर्स लगा रहा होगा? क्या यहाँ पे ऊपर वाली स्प्रिंग फोर्स लगा रही होगी? ऊपर वाली स्प्रिंग में इलोंगेशन पूछा गया है, मान लो उसमें इलोंगेशन x1 का है, तो ऊपर वाली स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा? k1 x1। इसका मास m है।
इसका एक्सेलरेशन वही होगा जो लिफ्ट का है a। भाई ये सवाल खत्म हो गया, भाई ये सवाल खत्म हो गया। ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर लो, स्यूडो वीडो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्यूडो लगा के भी हो जाएगा वैसे तो। क्या हम कह सकते हैं ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स, k1x1 माइनस mg प्लस f, दिस इज द नेट फोर्स बराबर m इंटू a। क्या यहां से तुम x1 की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या यहां से तुम x1 की वैल्यू निकाल पाओगे? क्या खत्म हो गया सवाल, एक लाइन का ही था? तुम्हें एकदम से मेरे सॉल्यूशन देख करके ये लगता होगा यार सर एक लाइन में कर देते हैं, 30 सेकंड में सर का सवाल खत्म हो जाता है। यहाँ तो सर 1 मिनट तक सवाल ही समझ में नहीं आता कहना क्या चाहता है। इसलिए कहता हूँ कि मेरी बातों को माना करो, ठीक है? मेरा आशीर्वाद बना रहेगा तो तुम्हारा भला हो जाएगा IIT में। चलिए आगे बढ़े भाई, क्या भाई आगे बढ़ा जाए? अगला क्वेश्चन नंबर 3, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िएगा। सवाल बढ़िया लगा हमको, सवाल बढ़िया लगा हमको, पढ़िएगा। सॉल्यूशन लिखने वाले ने स्टाइल बहुत मारी है, कितने स्टाइल में लिखे हैं सॉल्यूशन, देख रहे हो तुम? ऐसे लग रहा है जैसे उसको खुद अकेले समझना है, लग ही नहीं रहा वो किसी को समझाने की कोशिश भी कर रहा है, अपने भाई के सामने स्टाइल मार दिया है। चलिए भाई देखते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है क्या? जल्दी बताओ। इस ब्लॉक का मास कितना है? 0.5, ठीक। म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू भी कितनी है? नहीं नहीं, ब्लॉक का मास तो 2 kg है, मास 2 kg है, म्यू की वैल्यू 0.5 है, सॉरी फॉर दिस, म्यू की वैल्यू 0.5 है। यहाँ पे लग रहा है फोर्स F। सबसे पहले ये मूव कब करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब आगे लगने वाला फोर्स किसके बराबर हो जाए? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। क्या तुम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना जानते हो? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू नॉर्मल, क्या है 10 आ गई। क्या हम ये कह सकते हैं ब्लॉक तब मूव करना शुरू करेगा जब F की वैल्यू 10 के बराबर हो जाए? ये आपको F का ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, आपको tan थीटा तो निकालना आता ही है, tan थीटा बराबर, तो आपको ये समझ में आ गया होगा F की इक्वेशन क्या आ जाएगी? F बराबर 5t। ये समझ में आया कि नहीं आया? F बराबर 5t, y बराबर mx। तो एक बात बताना, मैं ये बोल सकता हूँ ये फोर्स जो है वो 5t है। मैंने इसी तरीके का एग्जांपल लेकर के तुम्हें फ्रिक्शन एक्सप्लेन किया था, जब पहले दिन आपको फ्रिक्शन की कहानी सुनाई गई थी, इस पे फोर्स लग रहा था, वो फोर्स वेरिएबल था, याद है? तो एक बात बताओ, क्या ये t बराबर 0 पे चलना शुरू कर देगा क्या? क्या t बराबर 0 पे चलना शुरू कर देगा क्या? नहीं करेगा। कब मूव करना शुरू करेगा? जब आगे वाला फोर्स 5t किसके बराबर हो जाए? 10 के बराबर हो जाए। और बेटा 5t की वैल्यू 10 के बराबर कब होगी? क्या हम ये कह सकते हैं 2 सेकंड बाद होगी? क्या हम ये कह सकते हैं 2 सेकंड बाद होगी? मतलब इतना तो समझ में आ गया कि 2 सेकंड बाद ये ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा। अब आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर? स्पीड पूछी है 4 सेकंड्स पर। अगर स्पीड पूछी है तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो जब ये ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास। क्या ये एक्सेलरेशन आ गया? क्या इसी एक्सेलरेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5t/2 माइनस 5। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है या वेरिएबल आ रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है या वेरिएबल आ रहा है? क्या वेरिएबल आ रहा है? अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है मतलब टाइम का फंक्शन दिया हुआ है और आपको स्पीड निकालनी है, क्या लग रहा है क्या करना पड़ेगा? आपको याद आ रहा है क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं? क्या हम यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है। काइनेमेटिक्स भूल गए क्या भाई? क्या इसको dv/dt लिख दूं? टी को उधर ले जाऊं तो मैं लिखूंगा यहाँ पर dv बराबर 5t/2 माइनस 5dt। इसको करना है इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन। ये सांप वाला साइन देख के एकदम डर लग रहा होगा, तो ऐसा लग रहा होगा ये फिर से आगे डसने के लिए। अब यहाँ पे गलती हो जाती है, पता है लोग क्या करते हैं जब लिमिट लगाते हैं तो वो 0 से लेकर के 4 लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ब्लॉक मूव करना t बराबर 0 पे शुरू किया है, t बराबर 2 पे किया है, t बराबर 2 सेकंड्स पे ब्लॉक ने मूव करना शुरू किया है, तो टाइम की जब लिमिट लगाएंगे तो आप 2 से 4 लगाएंगे।
और t बराबर 2 सेकंड पर उसकी स्पीड 0 लिखेंगे और उस टाइम पर v लिखेंगे। क्या समझ आया भाई? क्यों हमने इंटीग्रेट किया? क्या ये बात समझ में आई? क्यों हमने इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाई? क्या ये बात समझ आई? क्यों हमने लिमिट 2 से 4 लगाई? क्या ये बात समझ आई? ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले चेक कर लिया करो कि ब्लॉक कब मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन है तो तुरंत फोर्स लगाते ही ब्लॉक मूव नहीं करेगा। वही वाली कहानी याद आ रही होगी कि बिल्लू ने फोर्स लगाया, चिंटू ने भी फोर्स लगाया, लेकिन ब्लॉक मूव नहीं किया। फिर एक कन्या आ गई पिंकी, और कन्या ने जैसे ही फोर्स लगाया ब्लॉक मूव करने लग गया। क्या बात समझ आ रही है? एरिया वेरिया निकाल के मत बैठ जाना। एरिया आगे बढ़ा जाए भाई, क्या अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए? क्या तैयार हो अगले सवाल के लिए? इसके बाद भी क्लास है क्या तुम्हारी? किसकी क्लास है? इसके बाद भी 2 क्लास है। बहुत लोड है यार तुम्हारे ऊपर है। अन्य मुन्ने बच्चों को बहुत पढ़ाया जा रहा है। बेचारे 10th क्लास तक बिना पढ़े ही टॉप कर दिए, और 10th के बाद इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भी टॉप तो रहना, पास भी नहीं हो पा रहे हैं। टॉप करना तो बहुत दूर की बात है, पास ही नहीं हो पा रहे हैं। चलिए भाई, ये सवाल तो चूरन सवाल है, मुझे आज तक समझ में नहीं आए, बट डाउट लोग पूछते क्यों है। यहाँ पे एक काम करो तुम, यहाँ पे ये जो जंक्शन है ना, जंक्शन, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, ठीक है? ये और ये देखो, यहाँ नीचे वाली रस्सी में तो टेंशन उतनी ही होगी जितना वेट हैंग कर रहा है, और ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल हो गया 30। मान लो बेटा, ध्यान से सुनना, मान लो इसमें जो टेंशन है वो T1 है। कितनी है? T1। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो T1 है, T1 इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 8 के बराबर होगा? जल्दी बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि T1 sin 30 की वैल्यू 8 के बराबर होगी? तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16। और T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? मान लो इस वाली रस्सी में टेंशन T2 है, तो T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? T1 cos 30, क्या वो T2 के बराबर आ जाएगा? तो बताओ, यहाँ पे वैल्यू पुट करके बताओ, ये T2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 16 इंटू √3/2 कितनी आ रही है? 8√3। सवाल खत्म हो गया है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ना। वर्ज ऑफ द स्लिपिंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था। वर्ज ऑफ द स्लिपिंग का मतलब क्या होता है? वर्ज ऑफ द स्लिपिंग का मतलब क्या होता है? जस्ट स्लिप करने वाला है, मतलब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा? क्या भाई ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा? जल्दी बताओ। वो 40 न्यूटन का ब्लॉक जो कि टेबल पर रखा हुआ है, उस पर आगे जो टेंशन लगेगी वो T2 है, जिसकी वैल्यू 8√3 है। क्या ये वैल्यू इस समय फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी? μs इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू ये वेट है, वेट, इसमें जी का मल्टीप्लाई मत कर देना, ये ऑलरेडी 40 न्यूटन वेट लिखा हुआ है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे μs इंटू 40, सवाल खत्म। μs इंटू 40 की वैल्यू क्या 8√3 के बराबर कर दें? सॉल्व हो जाएगा भाई? क्या सॉल्व हो पाएगा? अब क्या सॉल्व करोगे? हो तो गया सॉल्व, कह रहे हैं हो जाएगा, इसके आगे कुछ बचाएगा सॉल्व करने के लिए? क्या भाई? आगे बढ़ते हैं भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 अब हो जाएगा। आज मैंने आपको बताया ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द ब्लॉक अगर पूछा गया तो नेट कांटेक्ट फोर्स पूछ रहा है, तो आपको इसमें नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट निकालना होगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। 6 पढ़ लो जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे बढ़िया लगता है सवाल, क्योंकि मुझे पता है कि काफी सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। जल्दी पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। 5 मिनट तो होंगे तुम्हारे पास, तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम थोड़ा ना डिस्कशन से भागते हो। क्वेश्चन नंबर जल्दी से 6 पढ़ लो। देखो कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी, जो कहानी लिखी हुई है अंग्रेजी में। पहले यहाँ इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया भाई, और बोला गया इस समय मान लो उसका एक्सेलरेशन a है,
और अब यहाँ पर एक फोर्स तो ये लगाया गया और एक फोर्स ये पी और लगाया गया थीटा एंगल पर, और माना गया कि मान लो इस वाले केस में उसका एक्सेलरेशन a1 है और इस वाले में एक्सेलरेशन a2 है। तो हमें ये कंपेयर करना है कि a1 और a2 में से कौन कम कौन ज्यादा होगा। बहुत ही सस्ता सवाल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो a1 की वैल्यू तो लिखना बहुत आसान है, क्योंकि आगे F लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है। तो a1 की वैल्यू क्या लिख दोगे, F माइनस म्यू mg, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स अपॉन टोटल मास। क्या ये a1 की वैल्यू आ गई? अब ध्यान से देखना, मैं दूसरे वाले ब्लॉक की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है ना, दो फोर्स लग रहे हैं F, यहाँ पे जो P लग रहा है, इस P के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक P साइन थीटा और बेटा एक P कॉस थीटा। ये कंपोनेंट करना तो आता होगा। नीचे सरफेस से क्या लगेगा, नॉर्मल, और क्या लगेगा, mg, और इसके अलावा एक फोर्स और लगता होगा, फ्रिक्शन। इस केस में पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्मल की वैल्यू क्या mg के बराबर आएगी क्या? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू। लोगों को क्या लगता है कि नेट फोर्स आगे के डायरेक्शन में बढ़ गया। लोग सोचते हैं पहले F लग रहा था, F प्लस P साइन थीटा लग रहा है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि नॉर्मल की वैल्यू बढ़ गई तो फ्रिक्शन भी तो बढ़ गया। नहीं आई बात समझ? अगर नॉर्मल की वैल्यू बढ़ गई तो फ्रिक्शन बढ़ेगा। जल्दी से बताना नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी? जो सरफेस से नॉर्मल लग रहा है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, क्या mg प्लस p cos थीटा आएगी? क्या भाई वो mg प्लस p cos थीटा आएगी? अब देखना आगे वाला फोर्स, देखना मैं लिखने जा रहा हूं, आगे वाला फोर्स क्या है, F प्लस p साइन थीटा माइनस पीछे वाला फोर्स, पीछे वाला फोर्स क्या है, म्यू इंटू नॉर्मल। क्या मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं? बराबर m इंटू ए लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? यहां तक बताओ, किसी को डाउट है क्या? यहां तक क्या किसी को कोई डाउट है क्या? मैंने जस्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और इक्वेशन लिख दी। एक बात बताओ, यहाँ क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, जरा ध्यान से देखना। क्या म्यू की वैल्यू tan थीटा के बराबर है? आंख खोल करके देखो, क्या म्यू की वैल्यू tan थीटा के बराबर दी हुई है? तो क्या मैं यहाँ पे जहां पे म्यू लिखा हुआ है, जल्दी से बताइएगा, जहां पे म्यू लिखा हुआ है, क्या इस म्यू को मैं tan थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ? क्या इस म्यू को मैं tan थीटा से रिप्लेस कर सकता हूँ? अरे क्लियर है या नहीं? तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, F प्लस P साइन थीटा माइनस के म्यू mg को तो एज इट इज लिख के रहने दो। यहाँ पे जब म्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू की जगह tan थीटा लिख देता हूँ, tan थीटा इंटू P cos थीटा। भाइयों ऐसा लग रहा है जैसे tan थीटा इंटू P cos थीटा की वैल्यू तो P साइन थीटा के ही बराबर है। यहाँ पे भी माइनस होगा बिल्कुल। ये क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा? क्योंकि जब आप tan थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा घर गया, क्या ये P sin थीटा बन गया? क्या ये वाला टर्म पूरा कैंसिल आउट हो गया? आपके पास नेट फोर्स कितना बचा, क्या F माइनस म्यू mg ही बचा? क्या पहले वाले केस में भी नेट फोर्स F माइनस म्यू mg ही लगा? देख करके एकदम से फील आ रही थी कि फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन एक्चुअली इस एंगल पे लगाने पर फ्रिक्शन भी बढ़ा और P sin थीटा भी बढ़ा। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना तुम्हारा फोर्स बढ़ा एग्जैक्टली उतना ही फ्रिक्शन बढ़ गया, इसलिए एक्सेलरेशन सेम आ रहा है। क्या अभी भी क्लियर नहीं हुआ? क्या बाउंसर लग गया क्या? बैक फुट पे जाकर के पुल करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहीं आपका आंसर ए तो नहीं आ रहा है? जिन लोगों का ए आ रहा है वो दोबारा से दिमाग लगाइएगा, उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है? जिन लोगों का आंसर ए आ रहा है वो दोबारा से सोचिएगा, उनको समझ आ जाएगा कि उन्होंने क्या गलती करी है, ठीक है? एट्थ क्वेश्चन में, एट्थ में डाउट है क्या? नहीं है, वंडरफुल।
नाइन्थ जैसा क्वेश्चन सेम क्लास नोट्स में किया हुआ है, एज इट इज सेम क्वेश्चन क्लास नोट्स में है 9th जैसा, ठीक है। और 10th तो बहुत आसान, 10th तो हो गया होगा, 10th तो हो गया होगा। एक स्टूडेंट कह रहे हैं 7 बता दो, देख रहे हैं गरीबी कितनी है, देखिएगा भाइयों, इनके सामने बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है सॉल्यूशन, लेकिन उसको देख करके समझना नहीं चाह रहे हैं। क्या बता दिया जाए इनको 7th? पहली बात तो ये बेटा यहाँ देखो कि म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम नहीं है, तो ग्राफ जो है वो जस्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, लॉजिकली सोचना अपने आप से, ठीक है। जैसे ही फोर्स की वैल्यू इससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है म्यू एस की वैल्यू ये है, तो एक बात बताओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? क्या वो 0.4 इंटू 40 आ रही है? और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 0.3 इंटू 100, मतलब कितना? 30। अब एक बात बताओ, F बराबर कितना है? 2t, और 2t की वैल्यू जब तक 40 के बराबर नहीं होगी तब तक ये मूव नहीं करेगा, मतलब t बराबर आ गया 20 सेकेंड्स। t बराबर क्या आ गया? 20 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि t लेस देन 20 सेकेंड्स पर तो एक्सेलरेशन 0 रहेगा, क्योंकि ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर 2t की वैल्यू 40 से ज्यादा हो गई तो जस्ट ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा, और जैसे ही ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 2t माइनस 30 डिवाइडेड बाय मास, क्या ये होगा? तो बताओ यहाँ पर ये इक्वेशन कितनी आ गई आपकी? t/5 माइनस 3, ये आपकी ये इक्वेशन आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे तुम जस्ट t बराबर 20 पुट करके चेक करो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। t बराबर 20 पर जस्ट पुट करके चेक करो, ये एक्सेलरेशन 0 आ रहा है या सडनली एकदम से बढ़ेगा? एक्सेलरेशन एकदम से बढ़ेगा ना भाई, 0 से एकदम थोड़ा ना बढ़ेगा। कुछ सोचो, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन 40 था जब आपका फोर्स 40 था, लेकिन जैसे ही आपका फोर्स 40 से 40.001 हुआ तो तुरंत पीछे लगने वाला फोर्स 40 से 30 हो जाएगा। तो तुरंत जैसे ही फोर्स 30 हुआ तो एकदम से एक्सेलरेशन 1 हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, ये कहानी कब की बताई जा रही है? जब t ग्रेटर देन 20 होगा। क्लियर? 8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता दूं क्या? टाइम तो ओवर हो चुका है वैसे यार। 8 मैथ्स का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या करते हो यार। ये सॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत देख लिया करो ना, मतलब किसके लिए लिखे हैं ये सॉल्यूशन? अपने लिए लिखे हैं क्या मैंने? इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। इसकी हालत बिल्कुल वही हो रही है जो अफगानी लोगों की हो रखी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। मैं आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूँ, ये 2 kg का ब्लॉक है, म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.5। जल्दी से बताना फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? इस ब्लॉक को मूव कराना है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? क्या 10 आ रही है? मतलब इतना तो तय है कि अगर इस ब्लॉक को मूव कराना है तो आपके द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो 10 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए। जो फोर्स लगाया जा रहा है वो दिया हुआ है, जो फोर्स लगाया जा रहा है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? -t² + 60। मैथ्स के स्टूडेंट हो, देखते ही समझ में आ रहा है ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे इसके 2 रूट आ रहे हैं, t बराबर 0 और t बराबर 6। क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसके दोनों रूट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। इस तरीके से बनेगा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड लाइक दिस। ये वैल्यू होगी t बराबर 6 और ये वैल्यू होगी t बराबर 0।
यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, पैराबोला में पढ़ाया गया था आपको। या तो dy बाई dx को 0 कर दो, t बराबर 3 आ जाएगा, ये सिमेट्री से भी लिख सकता हूँ। और t बराबर 3 पे फोर्स बताओ कितना आ रहा है, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 3 पुट करो इस एक्सप्रेशन में, -9 + 18 एंड दिस विल बी व्हाट 9 न्यूटन। फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ही 9 न्यूटन है। If we want to move the block, what is the minimum requirement of the friction force? 10 न्यूटन। 10 से कम देखिए ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, मेरी आवाज आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू भी 9 न्यूटन है। आपकी क्लास भी स्टार्ट हो रही है, तो चलिए मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने का टाइम हो गया। सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी होमवर्क है मैं क्लास में लिख करके दे दूंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, टेक केयर।